हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक टॉपिक जो काफी टाइम से बहुत डिमांड में मेरे रहा है और मेरे कमेंट सेक्शन में आपको बहुत बार रिपीट होते हुए मिल जाएगा, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरी पार्कर फॉलेट। और दिस इज वन ऑफ दोज कंट्रीब्यूशंस जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज एनीबडी हु इज स्टडीइंग मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेबी की, चाहे यूपीएससी की, चाहे यूजीसी नेट की, चाहे किसी पीएसयू की, हर जगह पर अगर मैनेजमेंट वहां के सिलेबस में है तो डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूशन आपके बहुत काम आ सकता है और हम काफी इसको डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन। और इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसको शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली में मैरी पार्कर फॉलेट थी कौन एंड उसका उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। उसके बारे में पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स, राइट। सो मैरी पार्कर फॉलेट वाज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, सोशल क्रिटिक एंड अ मैनेजमेंट थिंकर। तो ये तीनों चीजें आपको एक मैरी पार्कर फॉलेट के प्रोफाइल में मिल जाएगा। शी वाज अ पॉलिटिकल philosopher also, she was a social critic also and she was a management thinker also। तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही मल्टीफेसेटेड आपको नजर आएगा। तो ये एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द कॉमन डेफिनेशंस व्हिच वाज गिवन बाय फॉलेट फॉर मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मेरे को लगता है जब मैनेजमेंट को पढ़ाई शुरू की थी, जो सबसे पहला डेफिनेशन जो मुझे बहुत पसंद आया था या मुझे लगा कि हाँ ये वो डेफिनेशन है जो कहीं ना कहीं शायद मैनेजमेंट में डेफिनेटली अप्लाई होता है, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। खुद से काम करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन दूसरों से काम लेना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपको भी ये बात सही लगती है कि दूसरों से काम लेना चैलेंज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। सिर्फ ब्रिज द गैप बिटवीन द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड द न्यू सोशल साइकोलॉजी ऑफ 1920 एंड प्रमोटेड बेटर ह्यूमन रिलेशन इन द इंडस्ट्री। तो बेसिकली जो इनकी थ्योरीज थी, जो इनके व्यूज थे, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच के बीच में कहीं ना कहीं लाई करते थे। इन्होंने दोनों को मर्ज करने की कोशिश की। इन्होंने कहा जो थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें टेलर के थ्रू मिली है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना एल्टन मायो की थ्योरी है ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच पे, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और दोनों को कहीं ना कहीं हमें मिक्स करना चाहिए, दोनों को कहीं ना कहीं हमें मर्ज करना चाहिए। और इनके जो व्यूज थे वो बहुत ही, मैंने आपको जैसा कहा कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड थे, बहुत ही मल्टीफेसेटेड थे। तो हम उन सभी व्यूज को अब यहाँ पे एक एक करके कवर करेंगे। तो इनका कंट्रीब्यूशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला। इनका कंट्रीब्यूशन हमें, इनका व्यूज और कंट्रीब्यूशन हमें कंफ्लिक्ट पे देखने को मिला, उसके बाद हमें ऑर्डर्स पे देखने को मिला, देन वी लॉ ऑफ सिचुएशन दिया था इन्होंने, देन शी कंट्रीब्यूटेड इन व्यूज ऑफ पावर कि पावर को ये कैसे देखती हैं, इसके बाद कंट्रोलिंग के बारे में इनके क्या व्यूज हैं, वर्कर के क्या रोल्स होने चाहिए, एंड लीडरशिप पे इनके व्यूज क्या हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे काम करना चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर इनका डिटेल व्यू था। उन सबको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज ऑन कंफ्लिक्ट। अब कंफ्लिक्ट को लेकर के जो इनका पहला व्यू पॉइंट था वो ये था, कंफ्लिक्ट इज नाइदर गुड नॉर बैड, इट इज द रिजल्ट ऑफ सम एक्शन दैट मे बी गुड और बैड। हम हमेशा कंफ्लिक्ट को लेकर ये कहते रहते हैं कि कंफ्लिक्ट या तो होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, कंफ्लिक्ट गुड है या बैड है। बट फॉलेट ने कहा कि कंफ्लिक्ट कभी भी बुरा या खराब नहीं होता। बुरा क्या होता है, द एक्शंस थ्रू विच कंफ्लिक्ट अराइजेस। तो जिस वजह से कंफ्लिक्ट हो रहा है वो चीज गुड और बैड हो सकती है, कंफ्लिक्ट कभी भी गुड और बैड नहीं होता। वो बेसिकली उन्होंने कंफ्लिक्ट को एज एन आउटकम देखा रादर देन एन इनपुट वेरिएबल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर वो ये था कि कंफ्लिक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टिवली यूज्ड एज वेल एज डिस्ट्रक्टिवली यूज्ड, कि कंफ्लिक्ट को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं और इसके तीन तरीके हैं इससे डील करने के लिए। तो इनके तीन तरीके कौन कौन से थे। सबसे पहला था डोमिनेशन। डोमिनेशन मींस ओनली वन पार्टी विंस। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दो लोगों के बीच में तो अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेट करने लग जाती है तो उसमें ऑब्वियसली कोई एक ही पार्टी जीतेगी। तो दैट इज योर फर्स्ट वे, दैट इज कॉल्ड डोमिनेशन कर दे। सेकंड तरीका था कॉम्प्रोमाइज। नो वन विंस, कि थोड़ा ए भी झुकेगा थोड़ा बी भी झुकेगा और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो कोई भी इसमें नहीं जीतता। एंड द थर्ड वन वाज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब बोथ कैन विन, मतलब हम किसी तरीके से कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें कि ए की बात भी पूरी हो जाए और बी की बात भी पूरी हो जाए। तो इन्होंने कहा ये तीनों में से कोई भी तरीका आप कंफ्लिक्ट को यूज कर सकते हो। वैसे इनका आगे चलकर हम बात करेंगे कि इनका मेजर फोकस इंटीग्रेशन के ऊपर था रादर देन ऑन डोमिनेशन और कॉम्प्रोमाइज। तो ये इनके व्यूज थे ऑन कंफ्लिक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन एंड दैट इज कॉल्ड व्यू ऑन ऑर्डर। अब व्यू ऑन ऑर्डर पे इनका क्या था कि मेयरली ऑर्डरिंग विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जनरली लगता था कि एनीबडी हु इज इन पोजीशन, एनीबडी हु इज इन पावर, इफ ही इज गिविंग यू ऑर्डर्स, अगर वो कोई भी ऑर्डर आपको दे रहा है तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा और उससे रिजल्ट्स निकलेंगे, राइट। लोगों को डराएं, लोगों को फियर क्रिएट करें और उससे काम ले लोगों से। एक्शन डिपेंड्स ऑन हैबिट पैटर्न्स ऑफ वर्कर ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड मैनेजर शुड बिल्ड अप मेंटल एटीट्यूड्स। तो मैनेजर के रोल को इन्होंने कैसे देखा, इन्होंने कहा कि आप हैबिट बनाने की कोशिश करें, वर्कर्स की हैबिट बनाएं
जो कि लॉन्ग टर्म में बनती है हमेशा, कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं बनती, और उनका मेंटल सेटअप करने की कोशिश करें, उनका मेंटल एटीट्यूड पे उनके काम करें. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मैनेजर. These habit patterns and attitudes are developed by training. और इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं. तो एज अ मैनेजर आपका रोल क्या है कि आप लोगों को प्रॉपरली ट्रेनिंग दे. अब ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी आया था कि आप लोगों की वर्क स्पेशलाइजेशन देखें, उनको टूल्स बताएं, उनको ट्रेनिंग दें. ये सारी चीजें साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी देखने को मिली. ऑर्डर शुड रिजॉल्व दैट क्रिएट कन्फ्लिक्ट. ऑर्डर शुड रिजॉल्व देन क्रिएट कंफ्लिक्ट. दैट मीन्स कि ऑर्डर जो आप दे रहे हैं उससे कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए, उससे कंफ्लिक्ट रिजॉल्व होना चाहिए. अपने पोजीशन को आप कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यूज करें, रादर देन कि आप अपने पोजीशन को इस तरह से यूज करें कि उससे कंफ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाए. Many people disliked being ordered. बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी भी वर्क प्लेस में वो ऑर्डर पसंद नहीं करते, उन्हें किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता. स्पेसिफिकली एनीबडी हु इज टैलेंटेड एंड स्किल्ड. कोई भी ऐसा पर्सन जो पहले से टैलेंटेड है, स्किल्ड है, वो इतना ज्यादा आपसे डायरेक्शन पसंद नहीं करता, आपसे ऑर्डर पसंद नहीं करता, वो ऑटोनॉमी पसंद करता है. बिकॉज उसको लगता है कि मुझे ऑटोनॉमी दी जाएगी तो मैं अच्छे से काम करूं. ओवर डिटेल्ड ऑर्डर बिकम रियली डिफिकल्ट टू फॉलो. और कई बार अगर आप ओवर डिटेल ऑर्डर दे देते हैं, मान लीजिए आपने कहा पहले एक्स करो, फिर वाई करो, फिर जेड करो, जेड के बाद फिर एक्स करना, फिर ए करना. जब इतनी डिटेलिंग आप कर दोगे तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा. एंड दैट इज बिकम्स वेरी वेरी कम्बोसम फॉर एनीबडी टू फॉलो. कोई भी उसको फॉलो नहीं कर पाएगा. तो इसमें समराइज में हमें क्या मिल गया कि ऑर्डर से सिर्फ रिजल्ट नहीं मिलता, लोगों को ट्रेन करें, उनका मेंटल सेटअप करें, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप ओवर ऑर्डरिंग ना करें. तो तीसरा व्यू था दैट वाज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ सिचुएशन. सिचुएशन को लेकर इनकी बहुत ज्यादा, और ये मेरे को लगता है काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में बात करते हैं. क्योंकि आगे चल के हमने बहुत सारे सिचुएशन लीडरशिप थ्योरीज भी देखी. समटाइम्स अ पर्सन हु रिसीव एन ऑर्डर माइट लूजेस हिज टेम्परेचर एंड बिकम डिप्रेसिव एंड बिगिन थिंकिंग ऑफ देयर राइट्स. कई बार आप किसी को अगर बहुत ज्यादा डराएंगे, किसी को बहुत ज्यादा ऑर्डर करेंगे, तो वो आदमी कई बार अपने टेम्पर खो देता है, गुस्से में आ जाता है, डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, अपने राइट्स के बारे में सोचने लग जाता है. कि तो उससे क्या होगा, उससे बेटर है कि सॉल्यूशन इज टू स्टडी द सिचुएशन टू एंश्योर एवरीबडी ओबेज द ऑर्डर. आपको तो अपनी बात ही मनवानी है ना, आपको अपनी बात मनवानी है, तो उसके लिए आप ऑर्डर दे रहे हैं. तो ऑर्डर के लिए डराने की क्या जरूरत है, उससे बेटर है कि यू शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन. सिचुएशन को देखकर ऑर्डर दें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सिचुएशन को देखकर ऑर्डर दें. वन पर्सन शुड नॉट गिव ऑर्डर टू अनदर पर्सन, बट बोथ शुड एग्री टू टेक देयर ऑर्डर्स फ्रॉम द सिचुएशन. सिंपल सी बात है कि अभी तक हम कह रहे थे ए बी को ऑर्डर देगा और बी काम करेगा. इन्होंने कहा नहीं, ऐसे मत करो, आप ए बी को ऑर्डर देगा और बी भी ए को ऑर्डर दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो सिचुएशन को प्रायोरिटी पे रखो, ऑर्डर को नहीं. सिचुएशन के हिसाब से कोई भी किसी को भी ऑर्डर दे सकता है. और इन्होंने इस चीज को बड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया. सिंप्लीफाई ऐसे किया कि उन्होंने कहा रादर देन ए गिविंग ऑर्डर टू बी और बी गिविंग ऑर्डर टू ए, इट इज बेटर दैट वी शुड बोथ एक्सेप्ट द ऑर्डर गिवन बाय द सिचुएशन. तो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट कीजिए, सिचुएशन के हिसाब से कोई भी किसी को ऑर्डर दे सकते. She said that of course we should exercise authority, but always authority of the situation. अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जनरली ये मानते हैं एनीबडी इन पोजीशन इज ओनली हैज द अथॉरिटी, राइट. हम यही पढ़ते आए हैं, लेकिन फॉलेट ने कहा था कि अथॉरिटी से भी ऊपर सिचुएशन होता है. तो सिचुएशन के हिसाब से हमें अथॉरिटी भी चेंज करनी चाहिए और ऑर्डर भी चेंज करना चाहिए, और इसी को लॉ ऑफ सिचुएशन कहा गया था. लेट्स कम टू द फोर्थ व्यू. इनका जो पावर के ऊपर क्या व्यूज था उसके बारे में बात करते हैं. तो पावर को लेकर इनका कहना था रियल पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम हमेशा जानते हैं कि अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हैं, ऊपर वाला लेवल का बंदा नीचे वाले लेवल को दे सकता है, लेकिन वो कहते हैं जो पावर होती है उसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते. अथॉरिटी दी जा सकती है, किसी को पोजीशन दिया जा सकता है टेम्पोररी बेसिस पे, बट जो रियल पावर है वो नहीं डेलीगेट हो. द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी अलाउड. मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपके पास पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी ही आएगी. आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को पावर मिल जाए लेकिन मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले. वो स्पाइडरमैन वाला डायलॉग आपको याद है ना, विद स्पेशल पावर्स कम स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बस वो वाली पॉइंट को यहाँ पे याद रखिए, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मैरी पार्कर फॉलेट. मोर इंपॉर्टेंटली, पावर एंड अथॉरिटी आर नॉट सेम थिंग. जैसा मैंने आपको बताया, अथॉरिटी और पावर ये दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज हैं. अब ये कैसे अलग है मैं आपको अभी समझाता हूँ. अथॉरिटी रिसाइड इन सिचुएशन, नॉट इन पर्सन और पोजीशन. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पिछले वाले लॉ ऑफ सिचुएशन में भी उन्होंने कहा था कि किसी पर्सन के पास अथॉरिटी हो ये अच्छी बात नहीं है, किसी पोजीशन में कोई अथॉरिटी हो ये भी अच्छी बात नहीं है. तो एग्जैक्टली अथॉरिटी होनी कहां चाहिए, तो दैट शुड लाई इन द सिचुएशन. सिचुएशन के हिसाब से इसका वेरिएशन होना चाहिए.
फाइनली अथॉरिटी इज एन इल्यूजन बेस्ड ऑन द फॉल प्रोमाइसेस ऑफ पावर। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी बेसिकली एक इल्यूजन है, इट्स लाइक एक छलावा है। वो क्या है, क्यों है? क्योंकि आप फॉल्स प्रोमाइसेस ऑफ पावर को समझ रहे हैं। आप पावर को समझ ही नहीं रहे कि पावर एग्जैक्टली है क्या। तो पावर, जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि पावर इज ऑल अबाउट वेलफेयर ऑफ पीपल। तो जब आप पावर को सही तरह से समझेंगे तभी आप अपने अथॉरिटी को भी सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो रियल पावर डेलीगेट नहीं हो सकती, रियल पावर को यूज करने की कोशिश करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट हर व्यूज ऑन पावर। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ व्यूज, दैट इज ऑन हर व्यूज ऑन कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग को लेकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले कहा, द आइडिया इज नॉट हियर हाउ वी कैन गेट कंट्रोल ऑफ पीपल बट हाउ we all together can control a situation। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप देखिए सिचुएशन वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। फॉलेट की थ्योरी में सिचुएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम ये समझ के चलेंगे कि यहाँ पर जो फॉलेट ने कहा वो ये कहा कि दैट हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों को कंट्रोल करें, हमारा काम ये है कि हम मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल करें। फैक्ट कंट्रोल देन मैन कंट्रोल। जैसा मैंने आपको कहा कि जो चीज फैक्ट है, सिचुएशन एक फैक्ट है, उसको कंट्रोल कीजिए रादर देन कि आप मैन को कंट्रोल कर रहे हैं। हम अपने लोगों को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। यहाँ पर कंट्रोलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोरिलेटेड कंट्रोल देन सुपर इम्पोज्ड कंट्रोल। इकट्ठे होकर कंट्रोल करें चीजों को, कोरिलेटेड हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो आप कंट्रोल कर पाएंगे आप सिचुएशन को, रादर देन कि आप सुपर इम्पोज कंट्रोल कर रहे हैं। ए जो है वो बी को दबा रहा है, बी जो है वो सी को दबा रहा है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही देखने को मिलता है कि हम कंट्रोल करने लग जाते हैं लोगों को कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये तरीका नहीं यूज करके आप सिचुएशंस को कंट्रोल करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन बन सके। यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन मैन, मटेरियल एंड मेथड्स कैन अचीव एनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव को अगर पूरा करना है तो वही तीन रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल और मेथड्स, ये तीनों चीजें आपको चाहिए होंगी ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। इंटीग्रेशन इज द की। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इनका पूरा फोकस इंटीग्रेशन पे था। इंटीग्रेशन मतलब दो वर्ड यहाँ पर बहुत कॉमनली निकल कर आ रहा है, एक सिचुएशन और एक इंटीग्रेशन। तो सिचुएशन को समझें और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट करें, मैन, मटेरियल और मेथड्स को। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे। लेट्स टॉक अबाउट हर व्यूज ऑन वर्कर्स रोल। वर्कर के रोल के ऊपर उनका व्यूज क्या था उसके बारे में बात करते हैं। तो शी सेज mere consent of worker is not enough, they should be given chance of participation in planning of work। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी था कि हमें सिर्फ लोगों से कंसेंट नहीं लेना है कि आप काम करोगे या नहीं करोगे, आपको उनको पार्टिसिपेट कराना है। ठीक है, पार्टिसिपेट करा करके उनसे प्लानिंग के टाइम पे, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल, राइट, तो दे कैन गिव यू द बेटर फीडबैक। तो बेटर फीडबैक को समझने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि हम प्लानिंग करें, उनको प्लानिंग में भी इन्वॉल्व करें सो दैट कि आपके रिजल्ट्स और बेटर हो। फॉर दिस प्रिंसिपल्स आर, अब इसके लिए उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स बनाए? तो यहाँ पर तीन ऐसे मेजर प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट, टू वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहली चीज कि अगर ए जो है नीचे वाले लेवल के बी पर्सन को कोई ऑर्डर दे सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है, तो बी भी ए को ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर नहीं बट कम्युनिकेट बी भी ए के साथ कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज रिकॉग्नाइज आइडियाज फ्रॉम वर्कर। जो भी वर्कर से आपको आइडियाज मिल रहे हैं उसको डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करें। और थर्ड, अ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टू सेटल डिफरेंसेस एंड डाइवर्स ओपिनियन। अगर किसी के बीच में डिफरेंसेस आ जाता है तो जैसा मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन को यूज करें। इंटीग्रेशन का मतलब है ए भी विन कर जाए और बी भी विन कर जाए। टाइम फ्रेम आगे पीछे हो सकता है बट कोशिश करें कि इंटीग्रेशन आने की कोशिश हो जाए। नेक्स्ट व्यूज वाज व्यूज ऑन लीडरशिप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था कि मैरी फॉर्ड का लीडरशिप को लेकर क्या व्यू था, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला व्यू था लीडरशिप इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन बट नॉलेज। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें जनरली लगता है कि एनीबॉडी हु सिटिंग इन द पोजीशन वो लीडर बन सकता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वो बॉस बन सकता है लेकिन लीडर वो बनता है जिसके पास नॉलेज हो। द लीडर मस्ट इंटीग्रेट नॉट मियरली गिव ऑर्डर्स। लीडर का काम क्या है? इंटीग्रेट करना। फिर से इंटीग्रेशन वर्ड आ गया, मैंने आपको कहा था। और उसका काम ऑर्डर को सिर्फ देना नहीं है। जो थर्ड कंट्रीब्यूशन था दैट वाज इट इज द रोल ऑफ द लीडर टू एजुकेट एंड ट्रेन हर सबऑर्डिनेट्स। तो सबऑर्डिनेट को ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना, ये भी लीडर का ही काम है। द ग्रेट लीडर डजंट हैव फॉलोअर्स बट मेन एंड वुमेन वर्किंग विथ हिम। जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो अपने लिए फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते बल्कि वो अपने साथ लोगों को काम कराते हैं। जो भी एम्प्लॉयज, जो भी सबऑर्डिनेट या मेन और वुमेन उनके साथ लगे हुए हैं वो उनको अपने साथ काम कराते हैं। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट ग्रेट लीडर्स। The best leaders train their followers to become leaders. They wish to be leader of। अब यहाँ पर एक अच्छा लीडर कौन होता है? जो अपने फॉलोअर को भी लीडर बनने का रास्ता बनाए ताकि वो भी फ्यूचर में जाके अच्छे लीडर्स बन सके। मोर लाइक सक्सेशन प्लानिंग। लीडरशिप इज नॉट
exercised by of power, but and the most important essential work of a leader is to create more leader. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि लीडर को मोर लीडर्स क्रिएट करने, और वो किस चीज से हो सकता है, ट्रेनिंग से हो सकता है, आपकी खुद की नॉलेज से हो सकता है, इन सभी चीजों से ये पॉसिबल है. लेट्स टॉक अबाउट हर व्यूज ऑन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन पे उनके व्यूज क्या थे? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन वाज द कोर ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने कहा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोऑर्डिनेशन उससे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सभी फंक्शंस को जोड़ता है. अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ऐसा नहीं होता कि आप आज अचीव कर लें और हमेशा बस ऐसे ही चलता रहेगा. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसको आप चांस पे नहीं छोड़ सकते. मैनेजर हैज टू कंटिन्यूअसली वर्क, स्ट्राइव एंड अचीव इट. आपको लगातार मैनेजर्स को उस तरफ काम करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन गिवन बाय मैरी पार्कर फॉलेट. आई होप आपको उनके सारे व्यूज क्लियर हो गए हों. अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. इसको डाउनलोड करने के लिए आपको मैं वीडियो का एक लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो के लिंक पर उस वीडियो को देख लें कैसे डाउनलोड करना है, और फिर उस वेबसाइट पे जाकर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस वाले सेक्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगले सेशन में फिर मुलाकात हो.